बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो मियोसिस है। हम डिस्कस कर रहे हैं दरअसल सेल साइकिल, और सेल साइकिल के दो मरहले थे, इंटरफेज़ और सेल डिवीज़न। इसमें से इंटरफेज़ हम डिस्कस कर चुके पहले, फिर साथ में हमने ये कहा कि सेल डिवीज़न दो तरह की है, एक को मियोसिस, एक को माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस से मुतलिक जितनी बातें डिस्कस करनी थी वो हो चुकी हैं। आज मियोसिस की बारी है। तो सबसे पहले मियोसिस का इंट्रोडक्शन, और मियोसिस का इंट्रोडक्शन ये है कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीज़न विच टेक्स प्लेस इन डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल्स ओनली sorry, and results in the production of 4 daughter cells. मियोसिस एक मखसूस टाइप की सेल डिवीज़न है जो बहुत कॉमन नहीं है, और ये ऐसे सेल्स में होती है जो डिप्लॉयड हैं और रिप्रोडक्टिव हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स को जर्म सेल्स भी कहते हैं, स्टेम सेल्स भी कहते हैं, और डिवाइडिंग सेल्स भी कहते हैं। समटाइम्स स्पर्मेटोगोनिया कहलाते हैं, कभी ये oogonia कहलाते हैं, कभी स्पोर मदर सेल्स कहलाते हैं, बहुत सारे नाम हैं। बहरहाल ये वो सेल्स हैं जिससे नस्ल आगे बढ़ती है, इनमें ये डिवीज़न हो सकती है। इसी तरह ऑल डॉटर सेल्स आर नॉन आइडेंटिकल। मियोसिस के नतीजे में जितने भी डॉटर सेल्स बनते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फिर है मियोसिस कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। 1 और 2 ये 2 मरहलों में मुकम्मल होती है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब ज़रा देखते हैं आगे इसके मैकेनिज़्म में क्या होता है, बल्कि पहले ये स्केच देख लें तो बेहतर है। मियोसिस की समरी है। ये एक सेल है, ये आमतौर पर स्टेम सेल कहीं जुड़ा होता है, और वहाँ से पहले इसको अलग होना पड़ता है। अलग होने के बाद अब ये डिवाइड होता है। पहले मियोसिस 1 होती है तो 2 सेल्स बनते हैं। फिर इन दोनों सेल्स में तकरीबन, ज़रूरी नहीं है, तकरीबन एक ही साथ या एक ही वक्त में ये डिवीज़न हो जाती है, तो इससे फिर 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। इसके बाद मियोसिस 1 पे आते हैं मैकेनिज़्म में। दूसरी सेल डिवीजन्स की तरह मियोसिस 1 को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। पहला हिस्सा कैरियोकाइनेसिस कहलाएगा, दूसरा हिस्सा साइटोकाइनेसिस कहलाएगा। और कैरियोकाइनेसिस हस्ब मामूल 5 फेजेस में डिवाइडेड है, प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टेलोफेज़ 1। बस फेज़ तो वही हैं माइटोसिस जैसे, सिर्फ यहाँ हर एक के बाद 1 का इजाफा किया गया है। 1 इसलिए कि ये मियोसिस 1 है। और साइटोकाइनेसिस 1, जब ये मियोसिस का कैरियोकाइनेसिस 1 कंप्लीट होगा तो फिर साइटोकाइनेसिस शुरू होगा, और ये साइटोकाइनेसिस 1 कहलाएगा। उसके बाद मियोसिस 2 शुरू होगा। प्रोफेज़ 1, प्रोफेज़ 1 सबसे लेंदी फेज़ है। और लेंदी फेज़ ये याद रखना है कि ये फेज़ की जो बंदिशें लगाई हैं ये इंसान की लगी हुई हैं, वरना तो सेल डिवीज़न मियोसिस हो या माइटोसिस हो, एक लगातार होने वाला प्रोसेस है, बगैर वक्फे के, बगैर किसी पंक्चुएशन के। हम अपनी आसानी के लिए इनको फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो प्रोफेज़ 1 सबसे लेंदी फेज़ है। इसको फर्दर 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इन फेजेस में फर्दर क्या होता है ये ज़रा सा
समरी बताते हैं। मसलन लेप्टोटीन में क्रोमोसोम बिकम विजिबल ड्यू टू कंडेंसेशन, ये बात हूबहू माइटोसिस जैसी है। क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, और विजिबल इसलिए हुए हैं कि कंडेंसेशन हुई है। कंडेंसेशन का जिक्र पहले हो चुका है। जो नई बात यहाँ पर होती है वो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिन टू मूव टुवर्ड्स देयर पार्टनर्स। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, इसका अचानक जिक्र आ गया है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स उन क्रोमोसोम्स को कहा जाता है विच आर सिमिलर टू ईच अदर बट नॉट नेसेसरीली आइडेंटिकल। वो क्रोमोसोम जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन उनका हूबहू एक दूसरे की कॉपी होना ज़रूरी नहीं है, उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स इससे पहले छुपे हुए थे एक तरह से। अब जब अपीयर हुए तो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, अपने पार्टनर की तरफ मूव करके फिर the homologous chromosomes form lengthwise point to point pairs. This is called synapsis. अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। पेयर बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। मसलन एक तरीका ये है, पेयर है, जोड़ा है। पेयर बनाने का एक तरीका ये भी हो सकता है, क्रॉस की शक्ल में दो चीज़ें रखी गई हैं, पेयर है। पेयर बनाने का तरीका ये भी है, लेंथ वाइज। ये एंड टू एंड, ये क्रॉस, ये लेंथ वाइज, बट नॉट पॉइंट टू पॉइंट। ये जो सेल डिवीजन है, ये जो पेयरिंग है, दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों इस तरह से एक दूसरे के सामने हैं कि कोई नुक्ता किसी का ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, बिल्कुल बराबर। इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट पेयर्स। पॉइंट टू पॉइंट पेयरिंग। और इस तरह की पेयरिंग को साइनेप्सिस कहते हैं। मसलन इसको आपने कहा एंड टू एंड, इसको कहा क्रॉस, इसको कहा लेंथ वाइज, इसको कहा साइनेप्सिस, पॉइंट टू पॉइंट पेयरिंग। लेकिन ये भी याद रखें कि ये सारे क्रोमोसोम इस वक्त डुप्लीकेटेड फॉर्म में हैं, दो क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल है। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी हम डिस्कस कर चुके थे, उसको याद रखना आपने। फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैव नो फिजिकल कांटेक्ट एट दिस टाइम। अब इस वक्त ये एक होमोलोगस पार्टनर है, ये दूसरा होमोलोगस पार्टनर है, इन्होंने पेयर ज़रूर बनाया है लेकिन ये पेयर कहीं भी फिजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अब ये एक दूसरे से अलग है। ये है जाइगोटीन। अब जाइगोटीन के बाद जो अगला मरहला है वो पेकिटीन का है। पेकिटीन में क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म फिजिकल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स विच आर कॉल्ड कियास्मेटा। फर्ज करें ये एक क्रोमोसोम है और आपको पहले बता दिया था सेल डिवीजन के वक्त हर क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। ये दोनों क्रोमेटिड्स हैं और ये दोनों सेंट्रोमेयर के ज़रिए जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये दूसरा क्रोमोसोम है। ये दोनों क्रोमोसोम्स होमोलोगस पार्टनर्स हैं और इन होमोलोगस पार्टनर्स की ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं।
लेकिन ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स साइनेप्सिस के बाद एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट पॉइंट्स बनाती हैं। ये फिजिकल थोड़ा सा यहाँ गैप बन गया, ऐसा गैप नहीं होता, फिजिकली यूँ समझो बस हाथ मिला रहे हैं और एक दूसरे को टच करते हैं। इन फिजिकल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को, इनको क्याज़्मेटा कहा जाता है। क्याज़्मेटा। After some time, the non-sister chromatids exchange their segments at chiasmata. This is called crossing over. फिर क्या होता है, जितने क्रोमोसोम लंबे होंगे उतना क्याज़्मेटा ज़्यादा बनते हैं, और क्याज़्मेटा बन के अलग होने के बाद दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ अपने टुकड़ों का तबादला करती हैं। इस टुकड़ों के तबादले को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जो टुकड़ों का तबादला हुआ है वो क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। और असल में ये जो पेयरिंग की गई थी ये इसी टुकड़ों के तबादले के लिए की गई थी, क्रॉसिंग ओवर के लिए की गई थी। क्रॉसिंग ओवर क्यों ज़रूरी है ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। फ़िलहाल इतना याद रखें कि क्रॉसिंग ओवर हो गई, एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने एक दूसरे के टुकड़ों का तबादला किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका ये टुकड़ा इसका अपना नहीं है, यहाँ से आया है। इसी तरह इसका ये टुकड़ा वहाँ से आया है, इसका ये टुकड़ा इधर से आया है, इसका ये टुकड़ा इधर से आया है। ये हुआ जी क्रॉसिंग ओवर और क्याज़्मेटा फॉर्मेशन। पहले क्याज़्मेटा फॉर्मेशन, फिर उसके बाद क्रॉसिंग ओवर। इसमें बहुत टाइम लगा है। फिर डिप्लोटीन शुरू होता है। डिप्लोटीन में जो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करते हैं, जिसके नतीजे में उनके जो फिज़िकल कांटेक्ट पॉइंट जितने भी थे वो सब कटना शुरू हो जाता है। मोस्ट ऑफ द क्याज़्मेटा आर ब्रोकन, लेकिन कुछ क्याज़्मेटा अब भी मौजूद होते हैं। ये डिप्लोटीन कहलाता है। अब इस डिप्लोटीन के बाद आखिरी गालिबन इसका हिस्सा आएगा डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल करने का सिलसिला जारी रखेंगे, जिसके नतीजे में सारे क्याज़्मेटा टूट चुके होंगे और मेंबर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम से नो एनी फिजिकल कांटेक्ट पॉइंट। एक दफ़ा फिर ये लेप्टोटीन के मरहले पर गए। पेयर बन चुका है लेकिन फिजिकल कांटेक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, लेकिन पेयर अब भी है। अब इसके बाद इस प्रोफेज 1 में क्या क्या हुआ, क्रोमोसोम बिकम मोर विजिबल ड्यू टू फर्दर कंडेंसेशन। फिर सेंट्रियोल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड वन ऑफ देम माइग्रेट्स टू अपोजिट पोल। सेंट्रियोल जैसे माइटोसिस में हुआ था, सेंट्रियोल्स ये एस फेज़ में गालिबन ये डुप्लिकेट हो चुके थे। इस मरहले पर आकर ये एक दूसरे से अलग हो गए। अलग होने के बाद अब ये इनमें से एक अपोजिट पोल की तरफ चला जाएगा। और माइटोटिक अपरेटस फॉर्म्स। ये भी पहले माइटोसिस में जिक्र हो चुका है। माइटोटिक अपरेटस सेंट्रियोल से अराइज होने वाले मुख्तलिफ साइज़ के फाइबर्स का मजमूआ है। ये 4 तरह के होते हैं टोटल। खुद सेंट्रियोल, सेल के सेंटर की तरफ आने वाले लंबे धागे, इनमें से जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगे वो काइनेटोकोर्स, जो अटैच हुए बगैर सस्पेंडेड रहेंगे वो स्पिंडल फाइबर्स, और चौथे ये जो ऊपर
सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए एस्टर्स, इन सब को मिलाकर माइटोटिक अपरेटस कहा जाता है। फिर न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, ये तो वही इवेंट्स हैं जो माइटोसिस में हुए थे। तो इस तरह से प्रोफेज कंप्लीट हो गया। लेकिन इन सर्टेन केसेस इस प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस को कंप्लीट होने में कई महीने लग सकते हैं, बहुत लेंदी फेज है ये। और इस तरह प्रोफेज कंप्लीट हो गया तो अब अगला जो आएगा वो मियोसिस के जो फर्दर, मियोसिस 1 के फर्दर जो फेजेस हैं वो हैं जी। तो मियोसिस का जिक्र चल रहा है। मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद मेटाफेज 1 शुरू होगा। इस मेटाफेज में क्या क्या होता है ज़रा गौर करें। काइनेटोकोर्स फ्रॉम वन पोल ऑफ माइटोटिक अपरेटस अटैच विद द काइनेटोकोर ऑफ वन मेंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है, पेयर बन चुका है। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेल डिवीजन के वक्त हर क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। दोनों क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर के ज़रिए जुड़ी हुई होती हैं। सेंट्रोमियर का वो हिस्सा जहाँ माइटोटिक अपरेटस के स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे उसको भी काइनेटोकोर कहते हैं मसलन। और जो धागा अटैच होने वाला है वो भी काइनेटोकोर है। तो यूँ समझो ये धागा माइटोटिक अपरेटस से आ रहा है, ये भी काइनेटोकोर है। और जिस जगह ये अटैच हो रहा है ये भी काइनेटोकोर है। इसी तरह ये भी हुआ है। तो अच्छी तरह ये याद रखने वाली बात है कि होमोलोगस पेयर के एक मेंबर के साथ एक पोल के माइटोटिक अपरेटस का काइनेटोकोर अटैच हुआ है और उसके दूसरे मेंबर के साथ दूसरे पोल से आने वाला काइनेटोकोर अटैच हुआ है। इसकी मिसाल ऐसे समझ लो, फ़र्ज़ करें ये सेल है तो ये बीच में आपका ये क्रोमोसोम का पेयर है। पेयर के इस मेंबर के साथ इस पोल से धागा अटैच हुआ है और उस मेंबर के साथ उस पोल से धागा अटैच हुआ है। अटैचमेंट के बाद अब क्या होगा, द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ माइटोटिक अपरेटस बिगिन टू कंट्रैक्ट due to which all homologous pairs of chromosomes are arranged in a line in the center of cell. This is called metaphase plate, जिसको इक्वेटोरियल प्लेट भी कहा जाता था। ये जो अटैचमेंट्स हुई हैं इसके बाद काइनेटोकोर्स, ये काइनेटोकोर और ये काइनेटोकोर वापस कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाती। पहले ये रिलैक्स होकर सेल के सेंटर की तरफ आ रही थी, अब वापस सिकुड़ना शुरू हुई, जिसके नतीजे में सेल के सेंटर में सारे क्रोमोसोम्स के जोड़े एक लाइन में अरेंज हो गए। इस क्रोमोसोम के जोड़ों की लाइन को मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। तो याद रखना, मेयोसिस और माइटोसिस की मेटाफेज प्लेट में ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि माइटोसिस में ये प्लेट सिंगल लाइन ऑफ क्रोमोसोम पर मुश्तमिल थी, इधर मियोसिस में ये डबल लाइन ऑफ क्रोमोसोम पर मुश्तमिल है। तो ये जी हमारा मियोसिस मेटाफेज 1 में क्या हुआ था वो आपसे शेयर किया। तो एक और चीज़ बहुत अच्छी तरह याद रखने की है, मेटाफेज 1 में प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम विजिबल हो गए थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन काइनेटोकोर्स उनके साथ अटैच नहीं हुए थे। जबकि मेटाफेज में काइनेटोकोर अटैच भी हुए हैं और क्रोमोसोम को एक लाइन में अरेंज भी किया गया है। ये 2 नुक्ते इसकी पहचान है। इसके बाद होगा जी एनाफेज। एनाफेज में अब क्या हो रहा है कि होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं पेयर में, फ़र्ज़ करें ये एक होमोलोगस पार्टनर है और ये दूसरा होमोलोगस पार्टनर है, ये दोनों पेयर की शक्ल में हैं। इधर से भी धागा अटैच था, इधर से भी
धागा अटैच था जिसको हमने काइनेटोकोर कहा था। अब क्या हुआ है, कंट्रैक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल से मुराद वही काइनेटोकोर्स है। कंटिन्यू ड्यू टू विच द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये ऊपर की तरफ खींचेगा और ये नीचे की तरफ खींचेगा, तो सारा जोर इन क्रोमोसोम पर पड़ेगा। लिहाजा अब होमोलोगस पार्टनर जो क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे से अलग हो गए। एक पार्टनर एक पोल की तरफ चला गया, दूसरा पार्टनर दूसरे पोल की तरफ चला गया। और यही वो मरहला है जब होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर न सिर्फ एक दूसरे से अलग हुए हैं बल्कि दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होना शुरू हुए। यानी सेल के हैप्लॉइड होने का मरहला ये है, सेल के हैप्लॉइड होने का मरहला ये है। कौन सा फेज? एनाफेज 1। इस एनाफेज 1 के बाद अब है टीलोफेज। टीलोफेज 1, टेलोफेज 1 में लिखा गया है एट दिस स्टेज हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स रीच एट वन पोल एंड द रिमेनिंग हाफ रीच एट अनदर पोल। फर्ज करें ये हमारा सेल है, तो इस सेल के अंदर अगर क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो आधे क्रोमोसोम इस पोल पर पहुंच चुके हैं और आधे क्रोमोसोम इस पोल पर पहुंच चुके हैं। क्रोमोसोम्स रिमेन विजिबल एंड बिकम मोर कंडेंस। ये जुमला इसलिए भी लिखना ज़रूरी है कि माइटोसिस के टीलोफेज में कहा था इट इज़ रिवर्स ऑफ प्रोफेज। मियोसिस के टीलोफेज में ये नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम विजिबल ही रहे, कंडेंसेशन बल्कि इवन मज़ीद हुई है। फिर माइटोटिक अपरेटस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर रिफॉर्म हो जाते हैं, तो इसके नतीजे में दो न्यूक्लियाई बनते हैं और इन दो न्यूक्लियाई के नतीजे में फिर एक ऐसा सेल वजूद में आता है जिसके अंदर क्रोमोसोम दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो चुके हैं और ये टीलोफेज है। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस 1 होगा। इट इज़ सिमिलर टू माइटोसिस। जो डिस्क्रिप्शन माइटोसिस में है वही इधर लिखी जा सकती है। ये डायग्राम आपको दिखा रही है कि ये सेल डिवाइड होना शुरू हुआ है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से कट कर दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों सेल याद रखना है कि हैप्लॉइड हो चुके हैं। अब इसके बाद मियोसिस 2 शुरू हो जाएगा और ज़्यादातर माहिरीन के ख्याल में इस मियोसिस 1 के और मियोसिस 2 के बीच में कोई इंटरफेस नहीं है। मियोसिस 2 इज़ सिमिलर टू माइटोसिस। तो यहाँ पर आपको अगर लिखना भी हो तो वही लिखें जो माइटोसिस में लिखा था। ये दोनों जो डॉटर सेल्स बने दोनों में एक साथ ये सिलसिला अमूमन होता है और इस तरह से मियोसिस भी मुकम्मल हो जाता है। अब इस मियोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। इतना जद्दोजहद करके इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस रखा गया है तो क्यों? मियोसिस के फ़ायदे क्या हैं? तो मियोसिस मेंटेन्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ स्पीशीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये दो नुक्ते मिलते जुलते हैं, याद रखना है। माइटोसिस में भी कमोबेश ऐसा ही एक जुमला कहा गया था कि इट मेंटेन्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑल सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार के जिस्म के तमाम सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद को मेंटेन रखता है माइटोसिस। लेकिन मियोसिस की वजह से क्या होगा, ये एक ही स्पीशीज़ के अफराद में क्रोमोसोम्स की तादाद को नस्ल दर नस्ल सेम रखता है। अब ये बात कैसे समझें हम? अब फ़र्ज़ करें इंसान के जिस्म में क्रोमोसोम्स की तादाद है 46 और एक इंसान वजूद में आता है दो पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन से। अगर दोनों पेरेंट्स के गेमीट्स में 46 क्रोमोसोम होते तो इससे जो बच्चा पैदा होने वाला था उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद 92 हो जाती। तो क्रोमोसोम की तादाद तो डिस्टर्ब हो गई।
लेकिन ये पेरेंट्स हैं दोनों, इनमें मियोसिस होकर 23 क्रोमोसोम वाले गैमेट्स बनेंगे। वो जब फर्टिलाइज होंगे तो इस ऑफ स्प्रिंग में क्रोमोसोम्स एक दफ़ा फिर 46 यानी करेक्ट डिप्लॉयड नंबर दोबारा बहाल हो जाए। तो इस पहले जुमले का मतलब ये है। दूसरा है ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर रिशफलिंग ऑफ जीन्स टेक्स प्लेस which provides basis for variations, and variations may help the organism to better adapt in the environment. In other words, variation provide basis for evolution. मेयोसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन मकसद ही ये है कि जितने बच्चे पैदा हों वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े मुख्तलिफ हों। मुख्तलिफ इसलिए कि माहौल इनविजिबली चेंज हो रहा होता है। हर जानदार को उस चेंजिंग माहौल के मुताबिक अपने आप को तब्दील करना पड़ता है। अब तब्दीली कैसे लाई जाए, उसके लिए 3-4 ऑप्शंस हैं। उनमें से एक ऑप्शन मियोसिस है, और मियोसिस के प्रो फेज़ 1 के दौरान क्रॉसिंग ओवर हुई। क्रॉसिंग ओवर से जीन्स मिक्स हुए और नई कम्बिनेशंस, नई वेराइटीज़ वजूद में आई। उन नई वेराइटीज़ की वजह से ये मुमकिन हो सका कि एक ही कपल के बच्चे एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाएं। मसलन हम सब बहन भाई एक दूसरे की हू बहू कॉपी नहीं है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है हम में, और ये फ़र्क मेंटेन करने में एक हाथ मियोसिस का है और उसमें मौजूद क्रॉसिंग ओवर का है। यानी ये क्रॉसिंग ओवर हमें एक मौका फराहम करती है कि हम अपने दीगर हम जिन्सों से थोड़े से मुख्तलिफ हो जाएं, और मुख्तलिफ होने से एक स्पीशीज़ के सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है। ये है इसकी इम्पोर्टेंस। अब इसमें एरर्स, खामियां कैसे पैदा होती हैं। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एरर्स इन माइटोसिस, दीज आर यूजुअली कॉल्ड क्रोमोसोमल नॉन डिस्जंक्शन। In chromosomal non-disjunctions may appear, the chromosomal non-disjunction may appear at meiosis 1 or at meiosis 2. meiosis में आमतौर पर गलतियां नहीं होती, लेकिन हो भी सकती हैं। अगर कोई गलती हो गई तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, इसको आमतौर पर क्रोमोसोमल नॉन डिस्जंक्शन कहते हैं। रूटीन ये है कि ये फ़र्ज़ करें एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। हमने पहले कहा था कि इसके एक मेंबर के साथ एक पोल का काइनेटोकोर अटैच होगा, दूसरे मेंबर के साथ दूसरे पोल का काइनेटोकोर अटैच होगा। लेकिन अगर इत्तेफाक से ऐसा हो जाए कि इस मेंबर के साथ धागा अटैच हुआ, उसके साथ नहीं हुआ, तो ये खींच के दोनों को अपने पोल की तरफ ले जाएगा। लिहाजा जब मियोसिस तक कंप्लीट होगी तो एक सेल को एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा मिलेगा और एक सेल को कम मिलेगा। लिहाजा दोनों सेल अब नॉर्मल हो गए। इसको कहते हैं क्रोमोसोमल नॉन डिस्जंक्शन। अगर एक ऐसा सेल जिसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है या कम है, यानी जो जेनेटिकली एबनॉर्मल गैमीट है, ये जब किसी और गैमीट से फर्टिलाइज करेगा तो उसके नतीजे में बनने वाला जायगोट अव्वल तो सर्वाइव नहीं करेगा। अगर सर्वाइव कर गया तो उससे जो इंडिविजुअल पैदा होगा वो एबनॉर्मल होगा। उन सारी एबनॉर्मलिटीज़ को मिलाकर सिंड्रोम्स कहा जाता है, और ऐसी कई सिंड्रोम्स साइंसदानों ने आइडेंटिफाई की हैं। मसलन डाउन सिंड्रोम, क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम, जैकब्स सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम वगैरह। तो ये एरर्स थे, और इसके साथ हमारा ये लेक्चर भी तकरीबन कंप्लीट हो गया है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।